हेलो दोस्तों। आज हम लोग नवीन सर का हिंदी का नोट्स लेके आए हैं जो दोस्तों हाथ से लिखा हुआ है, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए यूपी टेट, झारखंड टेट और यूपीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों हिंदी के सभी टॉपिक को कवर करेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा वर्णमाला। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग का पहला अध्याय है वर्णमाला। तो आइए दोस्तों वर्णमाला की परिभाषा जानते हैं। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? तो वर्ण दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। अक्षर और वर्णमाला में अंतर। आइए दोस्तों अक्षर क्या होता है और वर्ण क्या होता है, इन दोनों में अंतर जान लेते हैं। तो देखिए, जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है वह क्या है? अक्षर है। जैसे मान लीजिए हम राम बोल रहे हैं, राम बोलेंगे और ये ध्वनि निकला मुख से और ये क्या होगा? आकाश में विलुप्त हो गया या गायब हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। और मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। अगर राम बोले, ठीक है, और वो गायब गायब हो गया, उसको हम लोग अक्षर बोलेंगे और उसी को हम लोग लिखित रूप दे देंगे, वही हम लोग का क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम लोग वर्ण बोलते हैं और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम लोग ध्वनि बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनता है। देखिए 3 प्रश्न बनेगा। पहला, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा पूछेगा कि वर्ण क्या होता है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण बोलते हैं और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं? तो कुल वर्ण जो है 52 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 दोस्तों व्यंजन होते हैं, ठीक है। व्यंजन होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। व्यंजन होते हैं, यहाँ पे गलती हो गया है। 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। 2 अयोगवा होते हैं, ठीक है, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 उपक्षुप्त व्यंजन होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ, ठीक है। 11 और 33 स्वर होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अयोगवाह कौन कौन होते हैं? अंग और अह होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न यह बनेगा कि इनमें से कौन सा अयोगवाह नहीं है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अंग और अह जो है, 2 जो है अयोगवाह होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं दोस्तों? तो 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन मतलब 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कशा बोलते हैं, ठीक है। ये कशा बोलते हैं, ये किससे किससे मिलकर बना होता है? तो आधा क और श से मिलकर बना होता है, ठीक है। त्र आधा त और फिर उसके बाद र से मिलकर बना होता है। ज्य आधा ज और य से मिलकर बना होता है। श्र आधा श और र से मिलकर बना होता है संयुक्त व्यंजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उपक्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? ड और ढ होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उपचित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अयोगवाह, 3 आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 ईस्वी में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जारी कराया। कहने तात्पर्य ये दोस्तों कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 ईस्वी में ये बताया दोस्तों कि कैसे हम लोग लिखेंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंक क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। और देवनागरी कैसे होता है, जो हम लोग पहले जो है प्राथमिक स्कूल में लिखते थे ऐसे, ठीक है। आइए दोस्तों स्वर देख लेते हैं। स्वर की परिभाषा क्या होता है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र या बिना रुकावट रूप से होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 11 है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम लोग स्वर बोलते हैं। जैसे अ, ई, उ, हम लोग ऊपर पढ़े हैं 11, ठीक है। व्यंजन किसे बोलते हैं? वे स्वर जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, ठीक है, और स्वर की सहायता लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे क बोलेंगे दोस्तों, तो क किससे मिलकर बना होता है? एक तो हो जाएगा दोस्तों आधा क, जिससे हलंत लग जाता है, तो ये हो जाएगा आधा क और प्लस ये हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा स्वर अ, ठीक है। ये क्या मिलकर बनेगा? क बनेगा। ख की बात करें दोस्तों, तो ख आधा, आधा ख और प्लस अ क्या है? आपका व्यंजन है। ऐसे ही मिलके बना होता है, जिससे हम लोग व्यंजन कहते हैं, ठीक है। देखिए देखो, ग देख लीजिए दोस्तों, ग भी वैसे ही बनाए, घ भी वैसे ही बनाए, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है। स्वर की सहायता से हम लोग उच्चारण करते हैं, उससे हम लोग व्यंजन बोलते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल,
ज का उच्चारण कैसे करेंगे, तो आधा ज और पूरा अ से। अ क्या है आपका, ये पूरा पूरा दोस्तों ये व्यंजन है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखिए ये जा का करेंगे तो आधा ज और आ की मात्रा, ठीक है। जी का करेंगे तो आधा ज और बड़ी की मात्रा, ठीक है, कुछ ऐसे ही होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को पढ़ते हैं व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। तो दोस्तों व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो व्यंजनों की कुल संख्या दोस्तों 33 है। आप लोग ध्यान रखेंगे, व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है, 33 है। हम इसको आधा कैसे लिखते हैं, दो तो है दोस्तों क और फ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 9 है जो नीचे की तरफ लोटनी होकर या घुमावदार होकर लिखा जाता है। और 22 है दोस्तों जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। तो आगे देखेंगे दोस्तों, आइए देख लेते हैं दोस्तों। पहले दो, क और फ, इसको आधा कैसे लिखेंगे, तो आधा इसको लिखेंगे, मान लीजिए क को आधा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों क को आधा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वहीं फ की बात करें तो फ को आधा कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं फ को, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो हिंदी भाषा में केवल दो वर्ण जो खड़ी पाई को पार करते हैं, जैसे देखिए दोस्तों, ये दोस्तों एक खड़ी पाई है, खड़ी पाई को पार करते हैं। हिंदी में कुल दो ही ऐसे वर्ण हैं जो आधा लिखते समय खड़ी पाई को पार करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये हो गया क लिखेंगे तो ये आपका खड़ी पाई है, और खड़ी पाई को पार करने के लिए बोला है दो, तो क लिखेंगे ऐसे, तो क तो देखिए आधा हो गया क, तो खड़ी पाई का तो पार कर रहा है ना, ठीक है। और जो आपका फ भी वैसे ही दोस्तों, फ भी खड़ी पाई को पार कर रहा है। तो दो ऐसे वर्ण हैं क और फ जो खड़ी पाई पाई को पार करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्रश्न पूछता है यहाँ पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जो खड़ी पाई को पार करते हैं उसकी जो है पार करने वाली सीमा को आधा लिखा जाता है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। 9 है दोस्तों ऐसे जो नीचे की तरफ लोटनिक हो या घुमावदार हो, जैसे क्या बोलते हैं, ट छ ट ठ ड ढ द र ह, ठीक है। आधा लिखना हो तब क्या करेंगे, हलंत लगाकर आधा लिखते हैं, ठीक है। देखिए हलंत लगाकर आधा लिखेंगे, ठीक। जैसे र को आधा लिखना होगा तो र को आधा कैसे लिखेंगे, र लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐसे लिख देंगे हलंत लगा के। ह को आधा लिखना होगा तो ह लिख के उसके बाद हलंत लगा देंगे, ठीक है। द आधा लिखना होगा तो द लिख के हलंत लगा देंगे, ठीक है। छ लिखना होगा, छ लिखेंगे, फिर उसके नीचे हलंत लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 9 ऐसे शब्द है जो घुमावदार होते हैं, उसके बाद जो है उसको जो है आधा लिखते समय हलंत लगाते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, 22 जो है ऐसे क्या है दोस्तों, ऐसे व्यंजन है जो खड़ी पाई जो है खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, ठीक है। 22 ऐसे शब्द है जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। जैसे ख को आधा कैसे लिखेंगे, ख को तो ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है। ग को कैसे लिखेंगे, ग को तो ऐसे ही लिखते हैं, ग को तो हम ऐसे ही नहीं लिखते हैं, ग को आधा ग, ठीक है। ग को घ जब लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं घ, च को ऐसे ही आधा लिखते हैं, ज को ऐसे ही आधा लिखते हैं, झ को ऐसे ही लिखते हैं, य को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। त को ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आधा, ठीक है। देखिए थ को ऐसे लिखते हैं। देखिए ये जो है दोस्तों पूरा लिखा हुआ है, उसके नीचे जो है आधा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। न को ऐसे लिखेंगे प ब भ म य र ल व श ह छ ड़, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 22 जो है ऐसे व्यंजन है जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, बिंदु लगाने का तरीका क्या होता है दोस्तों। देखिए ये दोस्तों खड़ी पाई है और बिंदु देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है, एक ऊपर लगा हुआ है, एक साइड में लगा हुआ है, फिर एक यहाँ लगा हुआ है। तो देखिए आइए देखते हैं। देखिए पंचमाक्षर में दोस्तों यहाँ पे बिंदु लगेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक। यहाँ पे बिंदु कब लगेगी तो दोस्तों इसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख के यहाँ पे रहेगा बिंदु दोस्तों, इसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं। जैसे क ख ज फ, ठीक है, ये अरबी फारसी शब्द हैं, इसको लिखते समय क्या लगाते हैं, नुक्ता लगाते हैं। और देखिए ये अनुस्वार है, पंप लिखेंगे, पंप लिखेंगे तो दोस्तों देखिए पंप, ये बिंदु लगाएंगे, पंप, ठीक है। मंगल लिखेंगे या शंकर लिखेंगे तो क्या लगते हैं, अनुस्वार लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अनुस्वार को हटाया जा सकता है, ठीक है, कैसे हटाया जा सकता है, आइए देखते हैं। देखिए
पंचमाक्षर अक्षर क्या होता है, यही होता है अंतिम का जो 5वें नंबर पर आता है पंचमाक्षर। ठीक है, जैसे पंप लिखना होगा, पंप, जैसे पंप लिखना है, पंप। ठीक है, पंप लिखना है तो हम लोग इस बिंदु को कैसे हटाएंगे। ठीक है, देखिए पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पंप लिखा है, प किस पे आ रहा है। ठीक है, और पंचमाक्षर कहाँ है, म है, म है ना। ठीक, अब देखिए पंप लिखना है तो प लिखेंगे पूरा, बिंदु जब हटाना रहेगा ना तो पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे, म लिखेंगे, आधा म आप पंप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों मंगल लिखेंगे, शंकर लिखेंगे, शंख लिखेंगे। ठीक है, आप लिख के प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं उच्छिप्त या ताड़न जात या द्विगुण बोलते हैं उसको। ठीक है, ड और ढ में प्रयोग किया जाता है। 5 नियम है जिसके उच्छिप्त का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए नीचे जो है बिंदु कहाँ का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए पहले किसी शब्द के शुरुआत में उपक्षिप्त नहीं होगा, जैसे ढक्कन, ढक्कन लिखेंगे, ढक्कन, ढक्कन, ढक्कन में यह बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी शब्दों में नहीं होगा, जैसे हम लोग को रोड लिखना है, रोड, रोड लिख रहे हैं तो कितने लोग यहाँ पे बिंदु लगा देते हैं, तो ये सरासर गलत हो जाएगा, आपका बिंदु नहीं लगाना है क्योंकि ये अंग्रेजी का शब्द है रोड। इसमें बोर्ड लिखेंगे, बोर्ड, ड में नीचे बिंदु नहीं लगाना है। ठीक है, मूड लिखना है, ग्राउंड लिखना है तो बिंदु नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजी का शब्द है। द्वित्वक व्यंजन में नहीं होता है, जैसे हड्डी, हड्डी से लिखते हैं डी, हड्डी लिखेंगे तो इसमें ड पर जो है नीचे बिंदु नहीं लगाएंगे। ठीक है, टिड्डी, ये द्वित्वक व्यंजन क्या होता है, जहाँ 2 बार ड ढ आए। ठीक है, और चौथा है उपसर्ग, यदि है तो नहीं प्रयोग होगा, जैसे निडर में नी क्या है दोस्तों, ये उपसर्ग है, डर, निडर उपसर्ग है इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा। ड ढ, ठीक है, परंतु पहले या तुरंत बाद अनुस्वार हो प्रयोग नहीं होगा, जैसे आडंबर, ग्राउंड, उस पर दोस्तों पहले देख सकते हैं क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आइए स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों के आधार पे क्या किया गया है, मात्रा को 3 भागों में बांटा गया है। पहले हास्य स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर और एकमात्र स्वर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल 4 संख्या इसमें, अ, ई, उ और ऋषि। ठीक है, हास्य स्वर में जिसका उच्चारण में कम समय लगे उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हास्य स्वर कहते हैं। ठीक है, आइए नोट्स में लिख लीजिएगा, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, जैसे दर्शन चिन्ह है ये। ठीक है, आइए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर बड़ा स्वर या द्विमात्रिक समय, जिसका उच्चारण करते समय 2 स्वर, ठीक है, या जिसका उच्चारण में लघु स्वरों से 2 गुना समय लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। जिसका उच्चारण में 2 गुना समय लगता है लघु स्वर के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर का क्या होता है संकेत या उसका दर्शन चिन्ह क्या होता है, ऐसे कुछ यस आकार का बना रहता है। लघु का कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। देखिए आप लोग चौपाई या दुआ में पढ़े होंगे तो आप लोग को लास्ट में ऐसा शब्द दिखते होंगे, इसका मतलब हो गया कि 2 गुना उसका उच्चारण करना है, और इसका मतलब छोटा या मन कम समय उच्चारण करना है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है दोस्तों, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे या लघु स्वर से 3 गुना समय लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे ओम, राम, ये देखिए दोस्तों इसका जो है समय 3 गुना समय लग रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों, ऐसे रहता है कुछ ऐसे करके, जैसे ओम लिखेंगे, ओम तो बीच में ऐसा आकार का बना रहता है 2-3। ठीक है, जैसे ओम लिखना होगा, बता दे रहे हैं, ओम ऐसे ऐसे रहता है, म, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका प्लुत स्वर होगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम पढ़ेंगे दोस्तों, कल पढ़ेंगे जीवा पे आधार पे कैसे बांटा गया है। ठीक है, स्वरों को। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, इसको आइए रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों हम लोग पहले पढ़े हैं
वर्णमाला की परिभाषा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अक्षर और वर्ण में अंतर पढ़े हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित होती है, उसको वर्ण कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, जिसको हम लोग ध्वनि कहते हैं। ठीक है। कुल वर्णमाला पढ़े हैं। कुल वर्णमाला कितने होते हैं दोस्तों? तो 52 होते हैं। ठीक है। इसमें 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 33 क्या होते हैं? आपका व्यंजन होते हैं। और उसके बाद 2 अयोगवा होते हैं। अयोगवा होते हैं कौन कौन सा? अंग और अ होते हैं। ठीक है। उसके बाद 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, उसके बाद क्या पढ़े हैं? उसके बाद पढ़े हैं स्वरों की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा। ठीक। उसके बाद व्यंजन के आधार पर लिखने का तरीका पढ़े हैं। ठीक है, कैसे उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद पढ़े हैं दोस्तों कि बिंदु लगाने का तरीका, कहाँ कहाँ बिंदु लगाएंगे। फिर उसके बाद पढ़े हैं अनुस्वार हटाने का, अनुस्वार कैसे कैसे हटेगा। फिर उसके बाद पढ़े हैं दोस्तों पंचमाक्षर लिखकर हम लोग अनुस्वार को हटा सकते हैं। फिर उसके बाद पढ़े हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग दोस्तों कल मिलते हैं, जीवा के आधार पर यहाँ से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। उसके पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम लोग दे देंगे टेलीग्राम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।